प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरिशंकर तिवारी, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश टॉपिक डिस्कस करेंगे। होता क्या है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बैंक हो, उसके बाद आपका आईएएस पीसीएस हो, सभी में इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, स्पेशली एसएससी और बैंक पर। बच्चों, इंग्लिश में हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं बशर्ते हमारी स्ट्रैटेजी सही हो। आज हम उसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में इजीली स्कोर कर सकें। बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं सर वर्ड पावर हमें याद नहीं होती। मैं कहता हूं कि वर्ड पावर कैसे नहीं याद होगी। हम वर्ड पावर को ऐसे लिंक करके याद करेंगे जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होगी और आपको आसानी से याद होगी। और मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरी याद कराई हुई वर्ड पावर आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। दूसरा पोर्शन आपका बचता है ग्रामर। ग्रामेटिकल पोर्शन में देखिए होता बहुत कुछ है, बहुत डीप होता है, लेकिन आप ये जानते हो हमें सिर्फ कंपटीशन फाइट करना है, अर्थात हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है जो आपको सिलेक्शन दे सके। विद्वान बनना है तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम सिलेक्शन के लिए आए हैं, इसलिए हमें केवल और केवल सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को दो पोर्शन में बांटा गया है, एक आपकी है ग्रामर और दूसरा आपका है वर्ड पावर। वर्ड पावर आप जानते हो ग्रामेटिकल पोर्शन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव, उसके बाद नरेशन पढ़ना है। जबकि वर्ड पावर में आपको पता है, आपको मैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, उसके बाद आपको पैराग्राफ, उसके बाद क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा। एक एक करके हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में आपको वर्ड पावर ही बताया। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो वर्ड पावर में होती है। कहते हैं सर हमें वर्ड पावर नहीं याद होती। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं वर्ड पावर आपको लिंक वर्ड से पढ़ाऊंगा जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, और डे बाय डे मैं 10 वर्ड पावर आपको पर डे यही क्लास में 5 मिनट में लर्न करवाऊंगा। और ऐसी वर्ड पावर होगी जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होगी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई होगी, या फिर नए जो वर्ड फॉर्म होंगे वो होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैनेकल, MANNACLE। मैनेकल का मतलब होता है हथकड़ी। मैनेकल का मतलब होता है हथकड़ी। प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ा मैनेकल, आपने खूब संधियां पढ़ी हैं। मैंने इसी मैनेकल को लिंक किया माना प्लस कल से। मैंने इसी मैनेकल को लिंक किया माना प्लस कल से। आप देखिए मैनेकल माना प्लस कल, ये मैंने लिंक वर्ड दिया, लिंक वर्ड दिया। मैनेकल को मैंने लिंक किया माना प्लस कल से और मैंने ये लिंक वर्ड दिया। मैंने इसी लिंक वर्ड से जोड़ा कि माना कल आपको पुलिस पकड़ लेती है तो क्या करेगी, हथकड़ी लगाएगी। माना कल आपको पुलिस पकड़ लेती है तो क्या करेगी, हथकड़ी लगाती है। देखिए कोई भी वर्ड पढ़िए ना, याद करिए ना वर्ड पावर में, तो उसको आप केवल 5 बार पढ़िए। एक बार तो आपने देख लिया मैनेकल का मतलब हथकड़ी, अब अपने मन में याद करना मैनेकल 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 5 टाइम्स। उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, कल जब आप पुलिस को देखेंगे कहीं पर तो आपको याद होगा कि सर ने कहा था माना कल आपको पुलिस पकड़ लेती है तो क्या करेगी, हथकड़ी लगाएगी। तो मैनेकल का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। ऐसे ही मैं आपको 10 वर्ड पर डे याद करवाऊंगा और आप यहीं पर 5 मिनट में 10 वर्ड याद करोगे। घर में जाके सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, और जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि माना कल आपको पुलिस पकड़ लेती है तो हथकड़ी लगाएगी, यानी पुलिस को देखोगे तो मेरा वर्ड आपको याद जरूर आएगा ना। दूसरा, जैसे मैं एक और बता देता हूं, आपका मेम लिखा है। मेम का मतलब होता है लूला लंगड़ा, लंगड़ा, या फिर इसी को आप कह सकते हो अपंग, अपंग। अब इस मेम को ना मैं लिंक वर्ड देता हूं मैम, मेम को लिंक वर्ड देता हूं मैम। और मैंने कहा मान लीजिए क्लास में आप पढ़ रहे हो और कुछ नहीं बता पाए, मैम ने आपको बहुत मार दिया, तो मैंने कहा कि आपकी मैम ने आपको इतना मारा कि आप लंगड़े हो गए, अपंग हो गए। अर्थात मेम का मतलब क्या होता है, लूला लंगड़ा अपंग। तो मेम को मैंने मैम से लिंक किया और कहा कि आपकी मैम ने आपको इतना मारा कि आप अपंग हो गए, लंगड़े हो गए। यानी जब भी आप मैम को देखोगे तो मेरा ये वर्ड याद आएगा कि सर ने कहा था कि आपकी मैम ने आपको इतना मारा कि आप लंगड़े हो गए, अपंग हो गए। इसी तरह डिस्परेट होता है।
अब डिस्परेट का मतलब उदास होता है। डिस्परेट से मैंने लिंक किया कि डिस्परेट अधिक होने के कारण आप बहुत उदास हैं, तो डिस्परेट का मतलब उदास होता है। प्यारे बच्चों 10 वर्ड मैं आपको पढ़ने ऐसे पढ़ाऊंगा जो आपको आसानी से वर्ड पावर याद करने में हेल्प करेंगे। इसी तरह हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इसी तरह हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेज, सारे पार्ट इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों चलते हैं दूसरा पोर्शन जो हमारा आता है ग्रामेटिकल। देखिए ग्रामर में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें विद्वान नहीं बने, हमें सिर्फ सिलेक्शन पाना है, इसलिए हम केवल और केवल सेलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे। आपको पता है ग्रामर में जो पहला पोर्शन होता है वो आपका होता है नाउन। चूंकि नाउन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर नाउन के कोई भी सेंटेंस इजीली फॉर्म नहीं होता भी है तो हिडन फॉर्म में आपका नाउन रहता है। तो बच्चों नाउन जो है ना, आप जानते हो कि छोटी क्लास में हम परिभाषा देते थे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। वो एकेडमिक क्लास थी। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ेंगे, तो मैं यहां पर कहूंगा एनी नेमिंग वर्ड इज known as noun। यानी कि कोई भी नाम वाली वस्तु क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल दे दूं मैं, राम, इलाहाबाद, कुछ भी ले लीजिए। और आप जानते हैं कि संसार में हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। आप जानते हैं कि संसार में हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, और जिसका कुछ नाम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? नाउन। इसलिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि एनी नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। हर नाम वाली वस्तु क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। नाउन को जो है दो प्रकार से बांटा गया है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर, बेसिस ऑफ मीनिंग, पहला अर्थ के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। हम ये सारी की सारी नाउन चाहे बेसिस पर, स्ट्रक्चर पर हो या फिर मीनिंग पर, एक एक करके पढ़ेंगे और इन्हीं से आपके कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए जो आपकी नाउन होती है ना, वो मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार की होती है और स्ट्रक्चर के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो देखते हैं मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार की कौन सी होती है। तो पहला जो नाउन होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा जो नाउन आपका आएगा मीनिंग के आधार पर वो होता है कॉमन नाउन। तीसरा नाउन जो आएगा वो आपका मैटेरियल नाउन आएगा। सारे नाउन हम एक एक पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला जो नाउन आता है वो आपका आता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट जो नाउन आता है वो आपका कलेक्टिव नाउन से काफी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ये भी देखेंगे कलेक्टिव नाउन। स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपके नाउन होती है वो केवल और केवल 2 प्रकार की होती है। पहली नाउन आपकी काउंटेबल, हम इसको सारा डिटेल पढ़ेंगे कि काउंटेबल क्या होता है, कब इसका यूज होता है। और दूसरी जो नाउन होती है वो होती है अनकाउंटेबल। ये कुल मिला के आपको 7 प्रकार की नाउन पढ़नी है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर है। तो मैं अब एक एक करके ये सारी नाउन को डिस्क्राइब करता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको 5 प्रकार की बताई है और उन्हीं 5 प्रकार में से आपका पहला जो मैंने नाउन बताया है वो आपको बताया है प्रॉपर नाउन। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन तो देखिए प्रॉपर का मतलब ही होता है व्यक्तिगत, यानी कि ऐसा नाउन जिसमें किसी व्यक्ति को उसका व्यक्तिगत नाम दिया जाता है, उसे ही आप प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो व्यक्तिगत नाम होता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। बस उसका व्यक्तिगत नाम होना चाहिए। तो डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स is known as proper noun। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं तो यहां पर लिख देता हूं, किसी व्यक्ति का नाम राम है तो राम क्या हो गया? पर्टिकुलर नाम। सीता क्या हो गया? पर्टिकुलर नाम हो गया। इसके बाद किसी स्थान का नाम मैं लिख देता हूं, जैसे
कानपुर, कानपुर क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी है तो पर्टिकुलर नाउन हो गया। इस बात गंगा क्या है, एक पर्टिकुलर रिवर है तो वहां पर गंगा भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो व्यक्तिगत नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन से इजीली क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर देता हूं। पहला, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रॉपर नाउन होती है इसके साथ मोस्ट मतलब अधिकतर केसेज में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बस कुछ एक्सेप्शन बनते हैं, उन एक्सेप्शन को छोड़ करके आपको प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो इसमें पहला मैं एक्सेप्शन देता हूं आपको। पहला एक्सेप्शन ये है कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा, भाई नाम ही नाउन होता है, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो पर्टिकुलर नेम हुआ, पर्टिकुलर नेम ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा आपको कोई भी जानकारी ना हो, जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा आपको कोई भी जानकारी ना हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। यानी कि पहला एक्सेप्शन बना कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा आपको कोई भी जानकारी ना हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे लेट मी इमेजिन कि आपके घर में कोई आता है और पूछता है बेटा पापा हैं, तो आप कहते हो कि नहीं पापा तो नहीं है। यदि है तो हाँ कह दोगे, नहीं है तो कहोगे बेटा नहीं सर पापा तो नहीं है। अगर आप उनको जानते हो तो आप उनको बैठा लोगे, अंकल आंटी जो भी है बैठा लोगे। नहीं जानते तो इतना बोल दोगे नहीं पापा नहीं है। तो जैसे आप कहोगे नहीं है पापा नहीं है ना, तो अगला व्यक्ति जो आया है मिलने वो कहेगा बेटा जब पापा आ जाए तो उनसे बोलिएगा मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे। तो आप जब पापा आएंगे तो कहोगे पापा कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे ना। तो कोई मिस्टर शर्मा या एक मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा प्रॉपर नाउन के पहले। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के नाम के अलावा आप कुछ भी नहीं जानते। तो यहां पर होगा मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मैं हटा देता हूं अभी। मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, केम टू मीट यू whom I don't know, I don't know, don't know। पापा मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। यानी कि मिस्टर शर्मा तो मिलने आए थे लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। अब यहां पर मैं पापा कर दूं कुछ भी कर दूं वो चलता है आगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा आपको कोई भी जानकारी ना हो तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे लिखते हैं ना तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर आप इसको सही करोगे तो यहां पर लिखोगे मिस्टर शर्मा के पहले आपको आ लगाना पड़ेगा। पहले बच्चों ये दिख रहा है तो मिस्टर शर्मा, शर्मा came to meet you whom I don't know, don't know। अब जब आपने जैसे ही इसके पहले आर्टिकल लगा दिया ना तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही होगा। यानी कि अगर आप रटे रटाए बैठे रहेंगे ना कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता तो आप गलत कर जाओगे। बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले मोस्ट ऑफ केसेज में आर्टिकल नहीं किया जाता यूज। मोस्ट ऑफ केसेज में मतलब मोस्ट ऑफ केसेज, अधिकतर केसेज, बट कुछ एक्सेप्शन है उनके पहले आपको आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा जो इसमें एक्सेप्शन बनता है मैं उसको भी आपको यहीं पर डिस्क्राइब कर देता हूं, उसके बाद हम कॉमन नाउन पर पढ़ेंगे। कॉमन नाउन में भी कुछ आपके एक्सेप्शन बनते हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अगला जो आपका पोर्शन बनता है इसी में एक्सेप्शन में, वो देखते हैं क्या है। एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2।
पहले में तो मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा कोई भी जानकारी ना हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा आपको। दूसरा मैं बता रहा हूं कि जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से की जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। बस यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब प्लेस निश्चित हो, गुणों की तुलना तो कर रहे हो लेकिन वो व्यक्ति कहाँ का है, ये जगह निश्चित हो, तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा कि जो आर्टिकल दा होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है, जबकि जो आर्टिकल एन होता है ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताता है। तो जब स्थान निश्चित ना हो और दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा आर्टिकल एन का यूज करोगे। लेकिन अगर स्थान निश्चित है तो ऐसी कंडीशन में आप दो व्यक्तियों के कंपैरिजन के लिए आर्टिकल दा का यूज करोगे। जैसे मैं लिखूं कालिदास, यहां से मैं लिखता हूं कालिदास इज द शेक्सपियर। और दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि अगर जगह निश्चित है तो आप आर्टिकल दा का यूज करोगे, और अगर जगह निश्चित नहीं है कि कहाँ के व्यक्ति से कंपैरिजन की गई है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल एन का यूज करोगे। तो यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने कालिदास के गुणों की तुलना किससे कर दी? शेक्सपियर से कर दी। लेकिन क्या ये निश्चित है कि कालिदास कहाँ का है? नहीं है। आप तो जानते हो इंडिया का, लेकिन क्या और कोई जानता है कि ये इंडिया के हैं? निश्चित नहीं।